अस्सलाम वालेकुम मौजूद ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे गुफ्तगू में इस पंडोरा बॉक्स को लेकर जो फवाद चौधरी साहब ने खोला है, और ये एक इंटरव्यू में उनकी कही हुई बात कि जिसमें जब उनसे पूछा गया कि राना सनाउल्लाह साहब जो अब वज़ीर कानून हैं, वफाकी वज़ीर कानून हैं, इन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में जो केस बना था ड्रग्स का, मंशियात का, ये किसने बनाया था? उस पर उनका ये कहना था ये हमने नहीं बनाया, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नहीं बनाया, बल्कि उनका ये कहना था कि काबीना में लेकर जब इस मामले को गए तो वहाँ पर भी किसी ने उनकी बात को नहीं सुना। और फिर जब मज़ीद इसरार करके उनसे पूछा गया तो उनका ये कहना था कि जी जो ANF के करता धरता हैं, ये केस उनकी तरफ से बनाया गया था। जबकि आपको, मुझे, हम सबको याद है, बहुत अच्छी तरह से याद है कि शहरयार आफरीदी साहब टेलीविज़न पर आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहते थे अल्लाह को जान देनी है, और वो ओन करते थे कि ये हमने कार्रवाई की है, उसकी जिम्मेदारी कबूल करते थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि PTI की गवर्नमेंट के, साबका PTI की गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स ये कह रहे हैं कि ये हमने नहीं बनाया। दूसरी तरफ ज़ेनी इंतखाबात के लिए तैयारियाँ ज़ोर शोर से जारी हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों में जलसे हो रहे हैं, भरपूर जलसे हो रहे हैं, PMLN के भी हो रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी हो रहे हैं। तो आने वाले दिनों में जब ये इलेक्शंस होंगे, इसकी क्या सूरत हाल बनेगी, इस पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे अपने मौजूद मेहमानों के साथ। डिस्कशन का बाकायदा आगाज़ करने से पहले हमें एक लेना है मुख्तसर वक्फा, मुलाकात होगी वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। आज के प्रोग्राम में बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमें ज्वाइन किया डिस्कशन के लिए PMLN से सेनेटर राना मकबूल साहब ने, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन किया है लालचंद मल्ली साहब ने, आपके बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और हमें ज्वाइन किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादिर खान मंदोखेल साहब ने, आपके बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द शो टुनाइट। सबसे पहले लालचंद साहब, आपकी तरफ आते हैं। शहरयार आफरीदी साहब का वो बयान जो कि सभी को रटा हुआ है, ना, आई एम श्योर कि आपको भी रटा हुआ है, आपने भी सुना हुआ है, आपके जहन में है, निकलने वाली तो बात नहीं है कि अल्लाह को जान देनी है। तो ये मामला तो अब किसी और तरफ जा रहा है। फवाद चौधरी साहब तो कहते हैं, और फिर असद उमर साहब ने भी उसको इंडोर्स किया, उस कही हुई बात को फवाद चौधरी की, कि ये तो मामला ANF की तरफ से इनिशिएट किया गया था, हमारा तो इससे कोई लेना देना ही नहीं था। जी शुक्रिया आपका, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदद किया है। देखें, शहरियार आफरीदी साहब जो है वो फेडरल मिनिस्टर थे, एंटी नार्कोटिक्स फोर्स के, और जो अफसरान थे उन्होंने जो कार्रवाई की और जो ब्रीफिंग्स शहरियार आफरीदी को दी गई, उन ब्रीफिंग की बुनियाद पे उन्होंने आके असेंबली के फ्लोर पर भी और थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी आके उसको एक्सप्लेन भी किया और जवाब दिए। अगर मौजूदा हुकूमत समझती है कि उनके खिलाफ ज्यादती हुई थी, तो वो अफसरान जो वर्दी में भी थे, वो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हुए नजर भी आए थे, तो उनके खिलाफ उनको पूरा पूरा हक है कि वो उसकी इंक्वायरी कराएं और उस पर अपना वो एक्शन लें। तो जहां तक शहरियार आफरीदी का बयान का मामला है, तो देखें जो भी गुजरा है, अभी भी जो ब्रीफिंग्स होती हैं वो ब्यूरोक्रेसी देती है, और ANF ने भी जो शहरियार आफरीदी को ब्रीफिंग्स दी, और असद उमर ने भी यही कहा है कि जो ब्रीफिंग असद शहरियार आफरीदी को दी गई, उस बेसिस पे उनका ये बना, क्योंकि ये रेड जो किया था ANF के ऑफिसर्स ने किया था, वो सारे सर्विंग नहीं, लेकिन ऑफिसर थे। लालचंद साहब, मुकद्दर गिरामी के लिए माजरत, लेकिन इसको जिस तरीके से ओन करते रहे हैं शहरयार आफरीदी साहब, मतलब अगर आपके पास एक चीज के वाजे ठोस शवाहिद मौजूद नहीं थे, और अगर इफ यू वर नॉट दैट कॉन्फिडेंट अबाउट इट, तो फिर आप उस पर इस तरह के क्लेम्स ना करते। आई डोंट नो कि ये केस अभी अदालत में किस स्टेज पे है। अगर एविडेंस नहीं होगा तो वो अदालत फैसला करेगी, और अगर एविडेंस नहीं होगा तो फिर केस में ये ANF के अफसरान चालान होंगे। ठीक, लेकिन आपकी पार्टी के तर्जुमान फवाद चौधरी साहब ये भी तो कह सकते थे, असद उमर साहब ये भी तो कह सकते थे कि ये भले ANF की तरफ से ये केस बनाया गया है, लेकिन हमने इसके तमाम मामलात को देखा है और ये हकाइक पर मबनी था, ये कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं थी। देखिए, फवाद चौधरी ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि उन्होंने जो अफसरान थे उनसे सवालात किए, वो मुतमिन नहीं हुए, लेकिन अफसरान ने जो है मीटिंग से उठ के चले गए। इसका मकसद ये था कि अफसरान उस वक्त भी जो है वो इस बात पे कायम थे कि ये जो ड्रग्स जो है बरामद हुई है वो राना सलाउद्दीन खान साहब से हुई हैं, और उन्होंने अपना एक स्टे लिया। लेकिन आपको पता है कि कोई मिनिस्टर भी डायरेक्टली उसको
डिनाई नहीं कर सकता कि नहीं कि आप कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि अफसरान जो है एएनएफ के कन्विंस थे, इस वजह से कार्रवाई हुई। ठीक है, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि शहरयार अफरीदी साहब के पास वो मिनिस्ट्री थी, इस वजह से वो आकर बयान देते रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे हैं, तो हर तरफ तो यही चर्चा था ना कि पीटीआई की गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री पीटीआई के पास है, तो फिर पीटीआई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो हो रहा है, अगर उसमें आप मुतमईन नहीं थे तो फिर आप उस पर ये अनाउंस करने के बजाय कि जैसे कि शहरयार अफरीदी साहब करते रहे हैं, आप बैक ऑफ कर सकते थे। देखिए, जो भी हुकूमत होती है ये उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर किसी इदारे के अफसरान कोई काम करते हैं और वो एविडेंस करते हैं तो उसको सपोर्ट किया जाए। उस वक्त शहरियार अफरीदी को जो एविडेंस पेश किया गया होगा वो यकीनी तौर पे इतना काबिल एतमाद होगा जिसकी बुनियाद पे वो कन्विंस हुए और उन्होंने उसको सपोर्ट किया। ठीक, आपकी तरफ आते हैं राना मकबूल साहब। आपने लालचंद साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सुन लिया, यानी कि इनकी पार्टी का भी यही है, फवाद चौधरी साहब ने, असद उमर साहब ने भी यही कहा है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पूरी सूरत हाल को लेकर? क्योंकि जब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ तो मैं ये सवाल ख़ास तौर पर आपके लिए पुट करना चाहूँगा कि हुकूमतों के हुकूमत में आने के बाद ये जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं, जिसको हुकूमत तो यही कहती है इंतकामी कार्रवाई नहीं है, हम ऐसा क्यों करेंगे, सियासी इंतकाम कतन नहीं है, ये हकाइक पर मबनी है, लेकिन फिर बाद में जब उनकी हुकूमत चली जाती है तो पता चल रहा होता है कि जी ये तो एक सियासी कार्रवाई थी, सियासी इंतकाम था। तो ऐसे मामलात कब तक चलेंगे? क्योंकि लोग भी, देखने वाले, सुनने वाले तंग पड़ जाते हैं कि आप केसेस बनाते हैं और उन केसेस का कोई नतीजा नहीं निकलता। तो आप नहीं समझते ये सियासत में से इस मामले को निकलना चाहिए? देखें जी, बात असूली तौर पे आपकी दुरुस्त है, लेकिन इस केस के बारे में तो पहले दिन से ये ओपिनियन है कि ये फेक केस था, ये प्लांटेड था और इसमें किसी को शक नहीं है। अगर आप हकीकत से अपनी आंख बंद करके बात करें तो वो तो अलग बात है, लेकिन जो केस के फैक्ट्स थे वो पहले दिन ही पता चल गया था ये कैसे किया गया है। अच्छा, मैंने इस केस को खुद भी माइन्यूटली देखा है क्योंकि मैं नारकोटिक कमेटी का मेंबर हूँ जी, और मैंने इसके ऊपर एक मोशन फाइल किया अपनी कमेटी में कि ये बड़ा जुल्म हुआ है। मैं इस बैकग्राउंड है मेरी तफ्तीश की, ये सारे का सारा कुक्ड अप है, ये नहीं होना चाहिए था। खैर बहरहाल वो कमेटी ने उसको एक्सेप्ट किया, उसके ऊपर TORs बनाए गए कि जो सेक्रेटरी है नारकोटिक कमेटी का वो अपनी इंक्वायरी करके रिपोर्ट करे वापस कमेटी को। बाहर सूरत ये जो टोटल वाक़या हुआ है इसमें आपको याद होगा कि पार्लियामेंट में मिनिस्टर इंचार्ज ने क्या कहा था, अल्लाह को जान देनी है और मैं ये हमारे पास ये एविडेंस, आपको याद है ना? जी जी बिल्कुल याद है। पार्लियामेंट में ये कहा, तो क्या इतनी सुपरफिशियल एश्योरेंस के ऊपर ही मिनिस्टर इंचार्ज जो है वो इस तरह के बयान देने शुरू कर देगा? किसी अफसर ने अगर उसको कह दिया है तो क्या उसके ऊपर वो कसमें कुरानी खाना शुरू कर देगा कि जी मुझे ये है, मेरे पास, हमारे पास सबूत हैं, ये इंटरनेशनल नेटवर्क है, ये है, वो है। तो बासूरत की बदकिस्मती की बात है ये जो इस तरह की विच हंटिंग जो है, जो यानी सामने से नजर आ रही हो, वैसे करनी भी बहुत बुरी बात है, लेकिन ये तो बहुत ही बुरी बात है। वो आपका, ठीक है, हर आदमी का हक है सिटीजन, लेकिन वो तो आपका MNA भी था, सिटिंग MNA था, और फिर वो प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग था सूबे का, सबसे बड़े सूबे का, और फिर जो उसके साथ सलूक किया गया कि उसको बिस्तर नहीं दिया गया, नंगे फर्श पे लटाया गया, तकिया नहीं दिया गया, और वहाँ जो अकेला था वो उसके नीचे शुगर फेंक दी जाती थी और सारी रात कीड़ियाँ उसको तंग करती थी, उसको दवाई नहीं दी गई। तो क्या ये नेचुरल तरीके से केस तहकीक किए जाते हैं? लालचंद साहब बड़े मोहतरम है, मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं, हमने इकट्ठे काम किया। लेकिन लालचंद साहब ये कह रहे हैं ना कि जी वो जो कि फवाद चौधरी साहब ने और असद उमर साहब ने भी कहा कि ये ANF ने किया था। ANF ने किसके कहने पे किया था? ANF ने क्यों अकेले करना था? ये सबको पता है कैसे हुआ है। अब इसमें अब आपकी हुकूमत है, आपकी हुकूमत है, राना सनाउल्लाह साहब वफाकी वजीर दाखिला हैं, क्या उनके कहने पर अगर वो अपने अंडर कंट्रोल FIA दीगर इदारों को कुछ हुक्म देते हैं तो क्या वो उनके हुक्म पर चलेंगे या नहीं चलेंगे? देखिए मेरी बात सुने, वो खुद मिनिस्टर इंचार्ज है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इसकी एक अलग जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम होनी चाहिए ओवर एंड अबव द इंटीरियर मिनिस्टर, जो उसके सबॉर्डिनेट इदारा एक आध आदमी
हो सकता है, लेकिन दूसरे इंस्टीट्यूशंस को भी शामिल करके इसका थॉरो प्रोब होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। ये बहुत मायूब बात है पॉलिटिशियंस के लिए भी, और अगर इसमें गवर्नमेंट ऑफिसर शामिल है उसके लिए भी, क्योंकि जो एट द वेरी आउटसेट दिस केस वाज इन द पब्लिक आई, इट वाज अ पैक ऑफ लाइस, तो उसको तो मौत के आप मुंह में राना डाल साहब दिया उसको। क्या ये कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स और मुख्तलिफ इदारे गवर्नमेंट के मुकम्मल कंट्रोल में काम करते हुए उनके अहकामात चाहे वो गलत ही क्यों ना हों उन पर अमल करते हैं, और ANF के जिसमें हाजिर सर्विस पाक फौज के हाजिर सर्विस अफसरान हैं, तो क्या वो हुकूमत अगर कोई गलत ऑर्डर्स पास कर रही है तो क्या उस पर अमल करेंगे? नहीं, मैं तो हर केस में नहीं होता, मैं तो राना सनाउल्लाह के केस की बात कर रहा हूँ। आपको याद है उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा था, इसको मैं मूंछों से पकड़ के जेल में बंद करूंगा, याद है आपको? तो एक इसकी बैकग्राउंड है, एक उसका पस मंजर है, ऐसे नहीं हुआ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसकी थॉरो प्रोब भी होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। राना सनाउल्लाह तो अब भी कहते हैं अगर मैं गुनहगार हूँ तो मुझे सजाए मौत दी जाए, लेकिन मेरे ऊपर अगर किसी ने जुल्म किया है तो उससे भी पूछा जाए, उसको भी अकाउंटेबल किया जाए। और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है, जिस बंदे ने किया था, जिसके कहने पे किया था, वो भी पता है लोगों को। इसलिए लेट्स ट्राई टू गेट इट प्रोब। जो मैंने खुद ये अपनी कमेटी में मूव किया हुआ, मैंने लेटर भी लिखा है अपनी चेयरमैन जो नारकोटिक कमेटी है कि जनाब इसकी मीटिंग को लाएं, इसका फैसला करें कि ये क्यों हुआ है ऐसे। और अब देखेंगे, अब छुट्टियों से पहले 5 तारीख फिक्स थी उसकी, लेकिन वो अचानक पोस्टपोन कर दी गई। मैंने फिर लेटर लिखा है कि इसको आप इमीडिएटली छुट्टियों के बाद रखें और सुने सबको, राना सनाउल्लाह को भी बुला लें, उसको भी सुने, और सुन के कम से कम जो पार्लियामेंट की हद तक एक फैसला आ जाए। तो बाकी तो बासूरत क्योंकि कोर्ट में केस है, इसलिए इसकी री इन्वेस्टिगेशन होगी, तो वो होनी चाहिए, जॉइंट कमेटी किसी, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक, और फैक्ट्स को डिटरमिन करना चाहिए, फैक्ट सामने आने चाहिए, जो सच है, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। कादिर मंदू खालिद साहब, आप ना सिर्फ मेंबर कौमी असम्बली हैं बल्कि एक काबिल वकील भी हैं, क्या आप नहीं समझते कि ये जिस तरह के केसेस बनाए जाते हैं और फिर बाद में जब हुकूमत एक चली जाती है तो कहा जाता है जी वो पिछले दौर में जो केसेस थे वो सारे झूठे थे और वो सियासी इंतकाम था, फिर जो हुकूमत अगर वो जिनके खिलाफ बनाए गए होते हैं वो हुकूमत में आते हैं तो क्लियर हो जाते हैं, और जो हुकूमत में से गए होते हैं उन पर केसेस बनना शुरू हो जाते हैं, और एक ही जुर्म को ले के मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ मकामात पर FIRs दर्ज करवाई जाती हैं। तो एक ऐसी कमेटी नहीं आपकी नज़र में बनाई जानी चाहिए जहां पे बिलफर्ज, जैसे कि आप कानून को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं, उसको हेड करें, लीड करें, जहां पर ये फैसले हों कि जितने भी सियासी लोगों के खिलाफ केसेस बनाए गए हैं उसमें कितनी हकीकत है वो सामने आनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। पिछले जो मुस्लिम लीग नून का दौर था, राना सनाउल्लाह साहब, साद रफीक साहब, इनके में शदीद खिलाफ था, शदीद खिलाफ इन सेंस कि मैं रेलवे यूनियन का सरपरस्त आला हूँ आज तक, तो उनसे हमारी बड़ी शदीद इख्तिलाफ रहती थी। और जब ये राना सनाउल्लाह साहब का केस बना था तो मैंने उस वक्त भी शदीद इख्तिलाफ के बावजूद कहा कि एक शख्स अगर मिनिस्टर वजीर दाखिला पंजाब है, साद रफीक है, वफाकी वजीर है, या इनका ये पंजाब का सदर है, तो मैं समझ रहा हूँ जितने भी बड़ा गैंगस्टर है, मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ क्योंकि हम और आप इसी माशरे के हिस्सा है, तो जितनी भी बड़ा गैंगस्टर हो तो वो अपनी गाड़ी में 10-20 किलो चरसी हेरोइन ले जाते हैं, उनके अपने कारंदे होते हैं, उनके जरिए सप्लाई करते हैं। तो पहली बात तो कॉमन सेंस ये कहता है कि उस वक्त भी मैंने रिजेक्ट किया, मैंने कहा ये पॉसिबल नहीं है, मुमकिन है राना सनाउल्लाह की इनके साथ रब्ता हो मगर खुद गाड़ी में ले जाना ये कोई अकल मानती नहीं बात। दूसरी बात, मैं आपको इत्तेफाक की बात बताऊं, जो हमारा जलसा था मुल्तान में, उसी दिनों की बात है, तो बाहर हम खाने पे चले गए, तो इत्तेफाक से खाने पे जहां मैं मेहमान था वहां वही SHO भी बैठा हुआ था जिसने राना सनाउल्लाह का FIR, जिस मतलब LK का ये SHO था। उस वक्त भी उसने ये कहा कि हमसे ये काम कराया गया, ये बेगुनाह है। ये मैं आपको अल्फिया बात बता रहा हूँ, ये कई मरतबा मैं कह भी चुका हूँ ये बात। तो ये सबूत आ गई मेरे पास उसी दिनों में। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो शहरियार अफरीदी साहब है, जो अपने आप को एक पश्तून और एक मजहबी शख्स भी कहता है, उसने कहा मेरे पास वीडियो ऑडियो सारे सबूत है और मैंने अल्लाह को जान देनी है। तो अगर वो किसी की हिदायत भी ये काम कर रहा था
तो ऑडियो वीडियो जो आज तक सामने नहीं है वो बात क्यों कही, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक शख्स की इसके खानदान को टॉर्चर क्यों किया है, और ये सारी बातें फिर एक तरफ रख के ये बातें आज आपको क्यों याद आई ये है जब आपकी पेज जो वो फट चुका है, एक पेज पे जो आप थे तो वो पेज जब फट चुका है तो आपने पहले फाइज ईसा की केस से आपने इनकार कर दिए कि रेफरेंस मैंने नहीं भेजा, उस शख्स को उसको पूरे कैरियर को और एक सुप्रीम कोर्ट के बेहतरीन जज का उनके खानदान को जो आपने टॉर्चर किए, आपने कहा मैंने नहीं बनाया। आज अब इस केस से मुकर गए, ये आहिस्ता आहिस्ता ये सारे जो इमरान नियाजी साहब ने भी कुछ दिन कल परसों कहा उन्होंने कि मेरे पास वीडियो मैंने रिकॉर्ड कराई है, मैं सारी चीजें बताऊंगा। ये शख्स जो बदकिस्मती से पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बन गए थे और इन्हीं की वजह से बन गए थे जो भुगत रही है लोग, वो सेक्रेट एक्ट की भी जो ना उसकी खिलाफ वर्जी है, जो उनकी अदारों के साथ बात हुई है, सब चीज का ये एक एक अपने फंडरों के जरिए ये अफशा करेंगे अदारों को, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। तो क्या ये शख्स, मैं जिसने भी उसको हिदायत दी है, राना सनाउल्लाह की मैं बात करूंगा, आज वो वजीर दाखिला है, कोई SHO मुझे या आपके या किसी और के खिलाफ झूठा मुकदमा बनाएगा और राना सनाउल्लाह को पता होगा और उसके बावजूद उसको परसू करेगा तो सबसे बड़ा गुनहगार राना सनाउल्लाह होगा SHO से ज्यादा, क्योंकि वो जिम्मेदार पोस्ट पे है और उसको पता भी होगा कि ये झूठा है, उसके बावजूद अगर किसी शख्स के खिलाफ बनाएगा तो वो बराबर के मुलजिम है। तो शहरियार आफरीदी साहब कैसी बरीलजुमा हो सकता है, पहली बात तो ये है। लेकिन सवाल ये है, ये उसी चेन की कड़ी है, आहिस्ता आहिस्ता ये सारे सीक्रेट एक्ट की धज्जियां बढ़ाने के लिए, अदारों को, सुप्रीम कोर्ट को ब्लैकमेल करने के लिए कि खुदा का वास्ता मुझे वापस कुर्सी पे लाओ। आज भी उसका स्टेटमेंट मौजूद है कि मैं पीपल्स पार्टी के साथ तो बेहतर है कि मैं उस, आपको किसने ऑफर की है कि पीपल्स पार्टी आपके साथ एहतियात कर रही है? आज की खबर मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये शख्स ख्वाब में भी इक़्तिदार है, ये याद है, ये शख्स कहता था कि मैं लंदन में बड़ी आयशी की जिंदगी गुजारा था, यकीनन आयशी की जिंदगी गुजारा था, गोल्डस्मिथ ने उसको बेटी पकड़ा दी है और फिर जाके रियासत मदीना को बदनाम करने के लिए उसको रवाना कर दिए फंड समेत। तो वो शख्स उसी एजेंडे पे है जो शख्स आज भी ये कहते हैं मैंने पाकिस्तानी बच्चों को इस्लाम का दर्स देना है। अपने बच्चे आज भी यहूदी के घर पे पल रहा है, उसको ये जरा सा ख्याल नहीं है कि मैं क्या करूं दीन के साथ, मैं क्या करूं इस्लाम के साथ, मैं क्या करूं माशरे के साथ। आज जो बदतमीजों का टोला, जो हमारी आर्मी, हमारे अफवाज पाकिस्तान, हमारे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ये जो सोशल मीडिया पे बदतमीजी कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि ये उसी इक़्तिदार की भूखेपन की निशानी है और अभी दूर नहीं है ज्यादा, इसको अभी से लग रहा है। और ये कहता है इलेक्शन कमीशन अपने लिए निशान अलर्ट करे, और आज भी उसने तंबीह की है कि IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब तुम्हें मैंने लगा है। जी हाँ। वो भाई इसका क्या मतलब, तुम्हें मैंने लगा है तो मेरी हिमायत करो, तुम्हें मैंने लगा है तुम मेरे साथ ताबेदारी करो। मैं कहता हूँ इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए। सबसे पहले जो IG और चीफ सेक्रेटरी को सबसे पहले उनको उतारना चाहिए, क्योंकि ये शख्स दावा करे और तंबीह करे। सवाल ये बिल्कुल पागल हो गए, ये इक़्तिदार का भूखा शख्स है, ये अभी और भी अपनी बाल नोचेगा अपनी ये फंडरों के जरिए अदारों को बदनाम करने के लिए। और एक एक केस से जो आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ बना है, जो हमारी बहन आदि फरियाल को रात 12 बजे घसीट के उसने जेल के अंदर डाला, जो उसकी मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के खिलाफ जो केस डाला, डॉक्टर आसिम कोने ने जो ना मार कर 3 महीने जो ना कचुमर बना दिए। और फिर जिस तरह नेब के चेयरमैन, आप एक बात याद रखें, जब नेब के चेयरमैन की वीडियो आ गई है, आप चेक करें मेरे सारे वीडियो, एक भी आदमी में तपड़ नहीं थे उसके खिलाफ बोलने के लिए। दिखाते मेरे सैकड़ों शो है, मैंने नेब के चेयरमैन के खिलाफ बात की है। मैंने कहा ये शख्स उस वीडियो की तरदीद या एक्सेप्टेंस क्यों नहीं कर रहा है। और फिर मैंने कौमी असेंबली में खड़े होकर तकरीर की, मैंने कहा करप्ट है, सारे अदालत करप्ट है, ये सारा ब्लैकमेल आज आपके सामने आ गई। तैयबा गुल की 1.5 महीने प्राइम मिनिस्टर ने हफ्ते भेजा में रखा प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और वो वीडियो के जरिए। लेकिन इसमें कादिर साहब, आप अभी जो खातून का आप तस्करा कर रहे हैं कि उनको हफ्ते भेजा में रखा गया, वो ये पिछले 3 साल तकरीबन खामोश रही हैं, बोली नहीं। तो अगर आवाज उठानी थी तो उस दौर में दोबारा से आवाज उठाई जा सकती थी। हर आदमी कादिर खान मुंदोखेल नहीं है कि बोल रहे हैं। मैं बोलता रहा उस खातून के खिलाफ, उसके जायद इतनी ताकत नहीं हो, लेकिन मेरे वीडियो सारे उठा के देख ले। मैं आपको चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, 3 साल की एक टीवी चैनल पे मैंने कहा ये शख्स वीडियो के जरिए इमरान नियाजी की हुकूमत से इसको ब्लैकमेल कर रहा था, क्योंकि मेल था तो ब्लैकमेल हो रहा था। मैं नहीं कहता हूँ बेगुनाह है, मेल था तो ये वो शख्स है जो ये शख्स है। जब मुकला मास तहरीक शुरू हो गया, मैं खुद वकील हूँ, मुकला मास तहरीक ये शख्स जो ना ये भाग गया वो कहा होते हैं वो उस मास से, और ये बदकिस्मती से मेरे शहर के कोटे पे, ये जाली कोटे से वहां चीफ जस्टिस भी बना है और जज भी बना है।
इफ्तिखार चौधरी की तरह। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उस शख्स ने बरात हासिल करने के लिए एकदम जंप मारा। इंफॉर्मेशन ट्रस्ट का पता नहीं क्या कंपनी का वो सेक्रेटरी बना था, इंचार्ज बना था। उसके बाद जब हमारी तहरीक पास हो गई तो ये वापस जंप मारा और सीनियर जज बन गया। तो ये शख्स पहले दागदार है और मुझे यकीन है नूर आलम खान साहब एक गैरतमंद पुख्तून है, ये इनको अंजाम तक पहुंचाएगा, ये देख लेना। काजी साहब एक वक्फा लेते हैं हम और वक्फे के बाद वापस लौट कर आएंगे तो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। लालचंद साहब, आपने कादिर मंदोखेल साहब और आपने राना साहब की भी बात सुन ली। आई एम श्योर आप उस पर पहले कुछ मुख्तसरन रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे, फिर उसके बाद हम ये 17 जुलाई के इलेक्शंस की तरफ आते हैं। जी जरूर मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। देखिए हमारी हुकूमत के जो भी इकदाम थे ये अब हुकूमत में है, पीडीएम की पार्टी सारी, इनको पूरा पूरा हक है कि उनकी इंक्वायरी कराएं या जो ये एक्शन लेना चाहे बिल्कुल ले सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अब तो बात इनको खुद अपनी करनी चाहिए। ये जिस तरह से गला फाड़ फाड़ कर बातें कर रहे हैं, इनको अंदाजा नहीं है मंदोखेल साहब को कि इन्होंने हलीम आदिल शेख जो अपोजिशन लीडर हैं उनको एक 40 साल पुराने मुकदमे में लाहौर में जाके गिरफ्तार किया और शीरी मजारी को भी इन्होंने इस्लामाबाद में सरेआम एक खातून थी और वो उनकी एक एज भी है, उनको भी एक 40 साल पुराने केस में गिरफ्तार किया, जिसके बाद हाई कोर्ट के अहकाम पे जो है उनको रिहा करना पड़ा। इमरान रियाज खान क्यों गिरफ्तार है? एक कोर्ट उनको सुबह 4 बजे आजाद करती है तो दूसरी थाने की पुलिस उनको ले जाती है। तो प्रैक्टिकली जो बुनियादी इंसानी हकूक है इस हुकूमत में सस्पेंड हो चुके हैं, ना किसी को एहतजाज कर सके। मंदोखेल साहब को बताना चाहूंगा कि सिंध में आजकल पीने के पानी के लिए भी अगर कोई मुजाहरा होता है तो उन पे दहशतगर्दी की FIR हो रही है। ये राणा साहब शायद हैं, इनके सामने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में ये सारे केसेस आए कि सिर्फ लोग बेचारे औरतें बच्चे जो प्रोटेस्ट करने निकले थे उन पे उन्होंने दहशतगर्दी की FIR की, इन्होंने उन पे आंसू गैस फेंके, उन पे रबर की बुलेट्स चलाई और ये जो जो मार्शल के दौर में भी नहीं होता था वो सारे इकदाम ये कर रहे हैं। तो ये बुनियादी हकूक की बात ना करें। ये एक बुनियादी हकूक की वैसे अभी कादिर साहब जो बात कर रहे थे, कादिर साहब तो जब अभी MNA मुंतखब नहीं हुए थे तो बतौर वकील इंसानी हकूक के लिए लोगों के लिए बड़ा काम करते रहे हैं। जी बेशक करते रहे होंगे, मुझे उनसे कोई एतराज नहीं है, मुझे उनकी जात से मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं उनकी बात से एतराज कर रहा हूँ। मुंतखिल साहब मेरे दोस्त है, राना साहब भी मेरे दोस्त है। इनको अब बताना चाहिए अपनी कारकर्दगी कि वो सिंध में क्या कर रहे हैं, सिंध में किस तरह इंसानी हकूक की वायलेशन करनी है। आज तो आवाज इनको इस बात में उठाना चाहिए। आज तो जिस तरह सहाफियों पे केसेस बन रहे हैं और ट्रेजन के केसेस, दहशतगर्दी के केसेस बन रहे हैं, तो उसी ह्यूमन राइट्स के जो ये पैगंबर हैं, तो उस हिसाब से इनको ये उनकी भी आवाज जो है बड़े शोर शोर से उठाना चाहिए। बजाय एक जो पुराना केस है उस पर ये फोकस कर रहे हैं, उन पे हक है, इनका इनकी हुकूमत है, ये चाहे उसको री इन्वेस्टिगेट करा सकते हैं, उस पर कमीशन बना सकते हैं, जो चाहे वो करें। लेकिन ये अब ये खुद माने कि इनकी मौजूदा हुकूमत जो हथकंडे इस्तेमाल कर रही है वो किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। अब तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी उस पर कंसर्न शो किया है, वर्ल्ड दुनिया की मुख्तलिफ तंजीमें जो ह्यूमन राइट्स की हैं वो उस पर कंसर्न शो कर रही है। जिस तरह सहाफत को खामोश किया जा रहा है, जिस तरह सहाफियों को खामोश किया जा रहा है, जिस तरह चैनल्स बंद किए जाते हैं, तो ये किसी से ढकी छुपी बात अब नहीं रही। खैर, लेकिन आपको भी कंपैरिजन करते हुए लालचंद साहब आप मिसालें दी जाती हैं कि जिस तरह आपके दौरे हुकूमत में भी हुआ कि सहाफ़ियों को उठाया जाता रहा, फिर खान साहब से जब पूछा जाता तो खान साहब कहते थे कि मुझे तो नहीं मालूम है कि कौन कहाँ है और किसने ये किया है, और ये मिसालें आपके दौर की भी हैं। देखिए हमने जो सहाफियों के लिए सबसे पहले हम एक कानून ले आए और हमने वो कानून पास किया है। बल्कि मैं यहाँ पर जरा वाजे कर दूँ, तलत हुसैन साहब अभी जिस चैनल पे काम कर रहे हैं, आपकी हुकूमत के जाने से पहले वहाँ पर फ़ोन कर करके ये कहा जाता था कि इनको आप ना रखें, अगर आपने इनको रखा तो फिर आपको इनके नताइज का सामना करना पड़ेगा। देखें मैं आपको बता रहा हूँ, हम सहाफत की आज़ादी में इतना यकीन रखते थे कि ये दोनों पार्टीज जो है जो 30 साल से हुकूमत में थी, कभी जर्नलिस्ट की प्रोटेक्शन का बिल नहीं ला सके थे। हमने सहाफियों से मुशावरत करके, मैंने खुद क्योंकि मैं ह्यूमन राइट्स कमेटी में था, उसकी सब कमेटी को भी चेयर कर रहा था, हमने सहाफियों से मुशावरत करके एक उनके लिए हम बिल ले आए और वो बिल हमने पास किया। तो हमने तो सहाफियों को प्रोटेक्शन दिया है, तो इन्होंने कौन सी सहाफियों को प्रोटेक्शन दिया? हमारे दौर में
जो सहाफत जितनी आजाद थी उसके एक रत्ती बराबर भी इस वक्त आजाद नहीं है। अच्छा, आपके दौर में सहाफ़त आज़ाद थी, चलें मान लेते हैं अगर आप कह रहे थे। राना साहब, आते हैं ज़िमनी इंतखाबात की तरफ। जब ऐलान हो गया तारीख का राना साहब, तो फिर ये हमजा शहबाज साहब ने जो कहा कि 100 यूनिट तक जिसकी बिजली की कंजम्पशन होगी उसको बिजली फ्री दी जाएगी, इस सब की क्या ज़रूरत थी? आप तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि आप लोग ऐसे ही जीत जाएंगे, मैदान मार लेंगे आप, क्लीन स्वीप होगा, 20 की 20 नशिस्तें आपके नाम होनी हैं, तो फिर ऐसे ऐलानात की क्या ज़रूरत पड़ी है? देखें, मुझे आप इजाजत दें, छोटी सी मैंने बात करनी जी। है। जो डॉक्टर लालचंद साहब ने टेररिज्म की बात की है कि दहशतगर्दी की केसेस है, इसमें एक मिसनोमर है जो नहीं समझा जाता। अगर कोई बंदा किसी गवर्नमेंट मुलाजिम पे हमला करता है तो उसमें दहशतगर्दी का एक सेक्शन है, वो 780 नहीं उसके ऊपर लगती कि जो जैसे सजा होती है दहशतगर्दी में, लेकिन दहशतगर्दी के अंदर एक सब सेक्शन है। अगर कोई गवर्नमेंट मुलाजिम पे हमला करता है या उसके सरकारी काम में मुदाखलत करता है, खलल करता है या हवाई फायरिंग करता है, तो उसी लॉ के तहत पर्चा दर्ज हो जाता है। लेकिन सजा जो है दहशतगर्दी के जो सेक्शन है जिसमें डेथ सेंटेंस भी है, वो अप्लाई नहीं करती। ये वो दहशतगर्दी नहीं जिसको ये इंटरप्रेट किया जाता है। लॉ में वो भी हिस्सा है, लेकिन ये बाकी सब सेक्शंस हैं जो बाकी ऑफेंसेस को कवर करते हैं। जैसे मैंने कहा, हवाई फायरिंग जो है वो भी उसमें आ जाती है, जी हाँ। और कोई गवर्नमेंट ऑफिसर के ऊपर हमला करता है वो भी आ जाता है। इसलिए इस रिकॉर्ड को दुरुस्त कर लेना चाहिए। ठीक है। जिसमें भी ऐसा लगता है वो दहशतगर्दी नहीं है। अब आपने मुझे पूछा है कि जब ये हो रहे हैं इलेक्शन 17 जुलाई को, तो ये एक जनरल सा उन्होंने किया था देने के लिए, जो मैं समझता हूँ रिलीफ लोगों को देने के लिए। ये कोई रिलीफ 17 कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए नहीं है, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूंसी, ये तो सारे पंजाब के लिए नहीं, लेकिन था। उसमें देखे ना, सारे पंजाब में तो ये भी तो 20 नशिस्तें हैं ना, और टाइमिंग मैटर करती है, चलो, सियासत में टाइमिंग मैटर करती है राना साहब। अब फैसला हो गया, इलेक्शन कमीशन ने वो फैसिलिटी सस्पेंड कर दी है। नो, इट्स ए क्लोज चैप्टर। अब 17 के बाद देखा जाएगा। तो क्या अभी आप जो क्या फरमा 17 रहे तारीख इलेक्शंस के बाद आप ये फैसिलिटी का दोबारा ऐलान करेंगे आप? बिल्कुल नहीं, ये तो इलेक्शन कमीशन ने भी ये कहा है। आपने पढ़ा नहीं उनका जजमेंट जो है कि जी ये सस्पेंड की जाती है फैसिलिटी, और 17 के बाद आप इसको अप्लाई करना चाहें तो कर अच्छा, लें। अगर आपने अभी सस्पेंड भी कर दी है, लेकिन आपने ये कह दिया है कि हम करेंगे करेंगे, नहीं, तो वो तभी मैं करेंगे कि इलेक्शन जब पंजाब में हुकूमत होगी तो करेंगे। तो ये भी तो एक कहता डेट है ना। इलेक्शन कमिशन ने ये बात कही है कि अगर आप 17 के बाद करना चाहें तो कर लें। ठीक है, और अभी अब आपने कह दिया डेट कि की करेंगे, आपने कहा करेंगे, जी, मैं कहता हूँ इससे बढ़ के करेंगे। 200 ये यूनिट में तो ले जाएंगे। अब बिल्कुल इससे बढ़ के करेंगे, वो करना चाहिए। ये गुरबा का हक बनता है। ये जो आप कह रहे हैं कि जी वो आप समझते हैं कि सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जीत जाएंगे, ये अपनी अपनी असेसमेंट है, और डे टू डे सिचुएशन भी बदलती है आपकी असेसमेंट और क्या है? लोगों का रिस्पॉन्स भी बदलता है। लेकिन चूंकि मुस्लिम लीग नून एक पुरानी पार्टी है यहाँ, और उनकी तीसरी नस्ल जो है वो वोट दे रही है मियां नवाज शरीफ को, ये बेसिकली एक पुरानी एसोसिएशन की भी वजूहत है। लोगों को उनके ऊपर ट्रस्ट है कि वो डिलीवर कर सकते हैं। अब हालात में जो टर्बुलेंस है वो तो आपको पता क्यों हुई है। जो जो पहले काम किए गए हैं, जिस तरह जो अपने एग्रीमेंट थे उनको वायलेट किया गया है, जैसे वो एनर्जी को के सेक्टर को इग्नोर किया गया है, जो एलएनजी $4 में मिलनी थी, जो लेनी थी जुलाई 21 में 21 में, वो नहीं ली गई, जाके नवंबर 21 में $30.5 की ली गई है। वो एक ज्यादती और जुल्म तो नहीं हुआ ना, इट वाज टोटल क्राफ्टलेसनेस ऑन द पार्ट ऑफ दैट गवर्नमेंट। उन्होंने चीजों को संभाला ही नहीं है। जैसे आईएमएफ के साथ मुआदा किया, लिख के दे के आए, फिर उसको वायलेट कर दिया। ठीक, तो कादिर साहब, उसके डैमेज मैनेजमेंट के ऊपर वक्त लगा है, और इंशाल्लाह थिंग्स विल हैव स्टार्टेड इंप्रूविंग, एंड बाय द टाइम इंशाल्लाह विद इन 1 or 2 months you will see some improvement, visible improvement, and there is a great light at the end of the tunnel. कादिर मंदोखिल साहब, देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। ये तो जब एंड ऑफ द टनल पे पहुंचेंगे तो पता चलेगा कि वेदर देयर इज लाइट और नॉट। मतलब विशुअल थिंकिंग है, कंसिडरिंग के जो भी हालात हैं। कादिर मंदोखिल साहब, आपके लिए मौका था कि पंजाब में आप अपनी सियासत को माजरत के साथ ये कहना पड़ेगा कि दोबारा से जगाएं, जिंदा करें, लेकिन अभी ये बाई इलेक्शंस में भी आपके कोई ग्राउंड पे नज़र नहीं आ रही, कोई आप स्टैंड नहीं करते।
तो फिर जरदारी साहब ने कुछ अरसा पहले जो ये कहा था कि जी अगले इलेक्शंस में हम जीतेंगे और पंजाब से भी नशिस्तें हासिल करेंगे, कामयाबी हमें मिलेगी, वो सब कैसे अचीव होगा जब आप बिल्कुल ही स्लीप मोड पे चले गए हैं? आप पीपल्स पार्टी के दोस्त है या दुश्मन है, पहले ही बात बताओ। मैं किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं। जब सुन ले ना, मैं तो मजाक नहीं बात की है। नहीं, मैं कहने लगा था मैं न्यूट्रल हूँ। पीपल्स पार्टी आइंदा 2023 के इलेक्शन में इस वक्त जो कौमी हुकूमत में बैठे हैं पार्टियां, हमारा इरादा ये है कि आइंदा इलेक्शन भी मिलकर लड़ने का है, अगर ये इत्तेफाक कायम रहा तो। लेकिन आज हम हुकूमत में हैं, आज हम सारे है, अगर हम पीपल्स पार्टी कैंडिडेट जमीयत अपना कैंडिडेट खड़ी कर दिए नून लीग के मुकाबले में, तो फायदा तो पीटीआई को होगा। अब हमने पीटीआई को फायदा न पहुंचाने के लिए एक पार्टी का साथ दिए जिसकी वहां पे ज्यादा वो है, यानी जो सेकंड पोजीशन थी उनकी थी। तो ये भी हमारा फार्मूला तय हुआ या होने जा रहा है कि नेक्स्ट इलेक्शन में जो एमएनए हमारे हैं वो हमारे कैंडिडेट होंगे, जो उनके होंगे। जो सेकंड पोजीशन जिस पार्टी की होगी, पीपल्स पार्टी नून लीग की, तो वो कैंडिडेट उनका होगा। पीटीआई की सीटों की बात कर रहा हूँ। तो आप मुझे बताओ कि 20 सीटों में हम कैसे उनके खिलाफ खड़े हो जाए जब हम हुकूमत में साथ है, हर गमी खुशी में हम उसके बराबर है, हर ये महंगाई का जो न चाहते हुए हमने बढ़ाया पाकिस्तान को बचाने के लिए, तो फिर हम कैसे उसके मुकाबले में तो फिर इसका मतलब कादिर मंदुखिल साहब के इमरान खान साहब को बस इक्तदार से बाहर रखना आपकी अव्वलीन तरजीह है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। इस गंद को जितनी दूर रखा जाए इतने पाकिस्तान की सेहत के लिए बेहतर है। इस गंद को जितना दूर रखा जाए, मली साहब, इस गंद को जितना दूर रखा जाए कादिर मंदुखिल साहब के मुताबिक। अब आप सही लड़ाने की कोशिश करो। चलो नहीं कादिर साहब, आपने बात ऐसी कह दी, मुझे आगे फ्लोट करना पड़ेगी फौरन। जी लालचंद साहब। जरूर इनकी यही कोशिश है कि पाकिस्तान तमाम जानते हैं, ये पाकिस्तान की अवाम जानते हैं कि आजकल जो हुकूमत है ये 30 साल का गंद है जो एक साजिश के तहत पाकिस्तान के लोगों पे जो है इम्पोज किया गया है। ये इलेक्शन बहुत ही अहम है। ये बिजली के जो है का रिलीज देना और इलेक्शन कमीशन का वापस लेना, ये बहुत बड़ा मजाक है, क्योंकि वो उसको इम्प्लीमेंटेशन होनी 17 जुलाई के बाद ही है, क्योंकि 1 जुलाई के बाद 1 अगस्त के बाद बिल्स आएंगे तो उसमें वो सब कुछ आएगा। देखिए, ये जो इलेक्शंस है इसमें आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि पीपल्स पार्टी, हम पहले भी कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान से फारुग हो गई है और सिंध के कुछ अजला तक अब मौजूद है। और आपने देखा है क्योंकि आज वहां पे जो आज भी रिपोर्ट्स हैं पंजाब से आ रही हैं, जहां जहां पे ये इलेक्शंस हो रहे हैं, वहां पे उनमें बड़ी मायूसी है पीपल्स पार्टी के कारकुनों, क्योंकि 20 सीट्स में कम से कम एक तो इन विचारों को देते ना, इन्होंने राणा साहब और तो एक सीट भी इनको नहीं दी है। और दूसरी तरफ नून लीग जो है जो कैडर है उसमें भी बड़ी मायूसी है, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा जो बड़ी एडवोकेट थी कि लोगों को नहीं लेना चाहिए, नोटें नहीं चाहिए, आज वो नोटों की कैंपेन करने के लिए मैदान में उतरी हुई है। लेकिन आप यकीन समझिए कि जिस तरह से बारिश हो, तूफान हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पाकिस्तान की आवाम खान साहब की तकरीर सुनने के लिए आ रहे हैं, जिस तरह से लाखों का मजमुआ जमा हो रहा है बारिशों के बावजूद और तकलीफों के बावजूद, तो ये इलेक्शन हर सूरत में हम जीतेंगे। इसके बावजूद कि बहुत सारी मुश्किलें पैदा की जा रही हैं और इस इलेक्शन को रिग करने के लिए एक तो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है। पोल पे जा रहे हैं मली साहब, अगर आप उस पोल पे जा रहे हैं जो आपने भी कहा कि जो सर्वेज आ रहे हैं, जो पोल्स हैं उसके मुताबिक पीटीआई को मकबूलियत हासिल है, लेकिन जितना वो परसेंटेज, बड़ा माइनर सा डिफरेंस है परसेंटेज में दोनों पार्टीज यानी कि पीएमएलएन और पीटीआई में, बहुत क्लोज मुकाबला है। तो इतने क्लोज मुकाबले में तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या नतीजा निकल सकता है। देखिए, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाहिद हुकूमत ऐसी हुकूमत रही है जिसमें अगर बाइपोल्स होते थे तो वहां पे अपोजिशन भी जीतती थी और पीटीआई भी जीतती थी। आप उनकी 30 साल की हिस्ट्री उठा के देख लें, इन्होंने कभी किसी को बाइपोल्स जीतने नहीं दिए। ये वायलेंस भी करते हैं, ये लोगों को खरीद करने की भी कोशिश करते हैं, ये स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल भी करते हैं जो इस वक्त भी वो कर रहे हैं। और इस वक्त तो राजा रियाज का जो इलेक्शन कमीशन है वो भी बड़ा एक्टिव है। आज भी खबरें आई हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एरिया को प्रोमोट कर दिया गया है। वहां पे वोटर लिस्टें जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनमें बड़ी जो है गड़बड़ हुई है। तो अगर अब भी इन्होंने होश के नाखून ना लिए, खान साहब कह चुके हैं हमें दीवार से ना लगाया जाए, हम जमहूरी लोग हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं,
और हमें बार बार ये बावर ना कराया जाए कि आप हमको हर सूरत में बाहर रखना चाहते हैं। और इंशाल्लाह आप देखिए इन सारी मुश्किलात के बावजूद जिस तरह से लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है, तो पीटीआई इलेक्शन जीतेगी भी, और पंजाब से भी, ना सिर्फ पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से जो है इनको अच्छा, इक़्तिदार से आपने भी अभी कहा कि इन्होंने पीएमएलएन का, आपने कहा कि इन्होंने मतलब धौंस धांधली से मार धाड़ करके लोगों को डरा धमका के इलेक्शन जीत रहे हैं। ये तो आपकी हुकूमत में भी जो बाई इलेक्शंस होते थे वो जीतते रहे हैं, जिसमें उन्होंने डस्का का इलेक्शन जीता, उन्होंने वजीराबाद का इलेक्शन जीता, फिर उसके अलावा वहाँ पर केपीके में भी इलेक्शन आप सीटें हारे। तो ये तो, और बल्कि पंजाब में भी और जो इंतखाबात हुए बाई इलेक्शन, वहाँ पर आप हारते रहे। देखिए देखिए जी, सुने, हम अगर राणा सनावला वाला काम करते, धौस दाखिली से काम करते, तो एक सीट इनको नहीं जीतने देते। ये बाय पोल्स में तकरीबन 80-90% ये हमसे सीट जीते हैं। आपको याद होगा केपीके के जो फर्स्ट फेज था उसका लोकल गवर्नमेंट का, उसमें वो भी इन्होंने जीता था। हमने कोई सेट मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया था। एक इक्का दुक्का वाक्य को लेके कोई उसको एक जनरल किसी की मिसाल कायम नहीं की जा सकती, लेकिन मेजॉरिटी अगर आप इंसिडेंट्स और इलेक्शंस आप देखेंगे तो वो अपोजिशन ने जीते भी। हमने उनको लेवल प्लेइंग फील्ड भी दी। ये नहीं किया कि आपको मालूम है ना लालचंद साहब के कम से कम 15 हम सीट्स आपको जीतनी होंगी पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए। 15, 20 में से 15, ये बड़ा फिगर है। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड रही तो हम 15 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। और आप देखेंगे कि इस मुल्क के अवाम गुलामी नहीं चाहते। हमारा बयानिया जो है वो समझते हैं, खान साहब पे वो ट्रस्ट करते हैं। उनको पता है कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है एक कंस्पिरेसी के थ्रू लाई गई है, और पाकिस्तान का जो सॉवरेनिटी है वो खतरे में है, वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। उसको बचाने के लिए, पाकिस्तान की आजादी के लिए, इसको गुलामी से बाहर लाने के लिए वो हमारा साथ जरूर देंगे। ठीक, कादिर मंदुखेल साहब, मैं इससे पहले कि आखिर में इमरान साहब की तरफ जाऊँ, आपसे पूछना चाहूँगा, आप क्या कहते हैं, कितनी सीट्स जीत रही है पीएमएलएन या पीटीआई इन बाई इलेक्शंस में? मेरे ख्याल में जो ज्यादा चीख रहे चिल्ला रहे तो हार तो वही रहे। आप मुझे बताओ कि इमरान नियाजी साहब वो इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम भी लगा रहे हैं, और अभी मली साहब ने उनकी बीवी की बात की है, वो एक 19 ग्रेड 20 ग्रेड की ऑफिसर रहे, अपने मेरिट के हिसाब से ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, वो कोई कलर से लेके वो चीफ कलेक्टर नहीं बनी है, तो वही डिपार्टमेंट का अंदर ट्रांसफर पोस्टिंग होता है, वो उसको हुआ है। बहरहाल उसके अलावा आप ही लाया था ना, इसी सिकंदर राजा को आप ही लाया था, कोई और तो नहीं लाया। और दूसरी बात ये, चीफ सेक्रेटरी भी आप लाए हो, आईजीपी आप लाए हो, और चीखें भी आपकी निकल रही है, क्योंकि इनको ये कहते हैं इलेक्शन कमीशन से हमारा मुकाबला है। तो भाई जब आपका इलेक्शन कमीशन से मुकाबला है तो आप बाइकाट क्यों नहीं करते हो? जब आपका जिस अदारे ने इलेक्शन कराना है उन्हीं से आपका मुकाबला है, तो आप क्यों बाइकाट नहीं करे हो? और फिर मली साहब की हुकूमत के होते हुए जिस सीट में मैं बैठा हूँ, अल्लाह के फजल करम से पीपल्स पार्टी ने ये 33 साल बाद जीती है, इनकी हुकूमत के होते हुए, फैसल वाडा वाली। फिर हमने सेनेट की सीट भी उनसे छीन ली है। वो ये किस खाते में बैठे हुए हैं? ये जब वफाकी हुकूमत में थे तो हमने सीट छीन ली इनसे। पंजाब की, ये पूरे पाकिस्तान की 12 में से 11 जमीनी सीटें जो है ना वो अपोजिशन ने जीती है। ये कहाँ बैठे हुए हैं? ये कहाँ से पंजाब की ये सीटें निकालेंगे 20? ये इनका खाम ख्याली है। ये इनका, ये कहते हैं ना कि झूठ इतना बोलो कि सच लगने लगे। ये आप इतने झूठ बोलते हैं ताकि सच लगे, हो तो कुछ नहीं है। आप देखेंगे 17 तारीख की शाम जो है ना वो शाम गरीबान ये मनाएंगे, होना कुछ नहीं, इसी तरह रोते रहेंगे और इसी तनख्वाह पे 2023 के इलेक्शन में काम करते रहेंगे। और मैं एक और बात हूँ, अपना सेनेटर साहब भी लॉ से मुतालिक है, आर्टिकल 232, 33, 34 ये कहते हैं कि इस तरह हालात हो जो दरख्तों को आग लगा रहे हो और अदारों के खिलाफ आप प्रोपेगेंडे करो तो इलेक्शन कौमी असम्बली की जो मयाद है वो 1 साल के लिए एक्सटेंड हो सकते हैं। इनका हिस्सा है, ज्यादा सीखने से नहीं। आप 2023 के इलेक्शन की तैयारी करे, अल्लाह करके। पीपल्स पार्टी की कई हुकूमतें खत्म हो चुकी है, हमने कम भी किए, नून लीग की हुकूमतें खत्म हुई, हमने कम भी किए। मेहनत करे, मजदूरी करे, अल्लाह आपको सुनेगा जरूर। ठीक है, राहत साहब, क्लोजिंग कमेंट फ्रॉम यू सर। जी, मैं आपको अर्ज करूं, थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड को सीधा कर दूं जी। अभी ये फरमा रहे हैं मल्ली साहब कि ये तो गंद था। हाँ बिल्कुल था। यानी पीपल्स पार्टी के बानी ने जो एटॉमिक पावर बनाने का सारा प्लान बनाया उसको पुश किया, और मुस्लिम लीग के कायद ने उनके प्रोग्राम को अकम्प्लिश किया और इस मुल्क को डिफेंस इम्प्रेग्नेबिलिटी दी, नाकाबिल तस्खीर बनाया, इनविंसिबल बनाया। ये गांड डाला ना उन्होंने। और फिर उन्होंने मोटरवे का जाल बिछाया और शक्कर तक मोटरवे बनाया। इनको तो ये तौफीक नहीं हुई कि वो तो चले गए शक्कर तक बना के
कि ये सक्खर से लेके हैदराबाद तक ही बना देते पिछले 4 साल में, एक ईंट नहीं लगाई, लोगों की कमर टूट जाती है। मधुखिल साहब हैं, ये भी वहीं रहते हैं, इनको पता होना चाहिए कि इनकी कारकर्दगी क्या है। और फिर जो आपको पता सी पैक लेके आए, सी पैक ने $1 इन्होंने खर्च नहीं किया उसके ऊपर, सारे का सारा जो है स्टेलमेट हो गया सी पैक, और चाइना भी नाराज हो गया और डेवलपमेंट भी कोई नहीं हुई। ये सिर्फ अब मैं आ जाऊं इसके ऊपर थोड़ा सा। मुस्लिम लीग का एक खास स्ट्रक्चर है वोट बैंक का, मैंने बहुत देर से देख रहा हूं, वो उनकी औरतें और मर्द जो हैं उस तरह जुलूसों में नहीं आते जिस तरह ये लोग आते हैं। वो औरतें घर में बैठी होती है, जिस दिन इलेक्शन होता है फिर वो आते हैं, फिर वो वोट डालते हैं और फिर वोटों से अपनी पॉपुलर लीडरशिप को इलेक्ट करवाते हैं। ये जो शोर शराबा, गालियां, ये जो फलानी कुकड़ी और फलाना कुकड़, और ये कोई स्टेट्समैन की जुबान है? चाहे जरा गौर करें अपने कंडक्ट के ऊपर। बिल्कुल सही इमरान साहब, हमें प्रोग्राम को क्लोज करना है, बट आई विल क्लोज द प्रोग्राम कर दे बस अपनी जुबान को जरा संभाले और डिक्शन को दुरुस्त करें। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पीएमएलएन की पंजाब में पोजीशन बड़ी तगड़ी रही है और बड़ा स्ट्रांग होल्ड रहा है पंजाब में पीएमएलएन का, लेकिन इस तरह की जो भी ये मौजूदा महंगाई की लहर है, ऐसी भी पहले पीएमएलएन की हुकूमत में नहीं रही है। तो ये एक फैक्टर हो सकता है कि जिसकी वजह से प्रॉब्ली द रिजल्ट्स माइट गो द अदर वे अराउंड। आपको बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। कादिर मंदुखिल साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। लालचंद मलिक साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।